नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। प्यारे साथियों, आज हमारी सीडीपी की जो है पहली क्लास होने वाली है, जिसमें एमपी टेट वक्तीन पात्रता परीक्षा की बात करेंगे। बाल विकास सीडीपी की चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास बाई फर्स्ट बाई जायसवाल सर, मैं स्वयं आपको सीडीपी बताऊंगा, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषागत विकास और भावात्मक विकास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा ए टू जेड वही चीज हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसके हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सभी लोग बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो है टॉपिक हमारा है बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है, सभी साथी बताएंगे। इसको शुरुआत करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को जानना है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो तैयारी में लगे रहिए। आइए शुरुआत करते हैं साथियों। हमारा जो यहाँ पे पहला जो हमें ध्यान देना है और समझना है वह हमारा क्या है। पहला है कि बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है। बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है साथियों? गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को हम बाल्यावस्था कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। बाल विकास बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है, विकास का गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बाल विकास की जो प्रक्रिया है वह बालक के विकास की प्रक्रिया कहलाती, ना कि शिक्षक की। विकास जो है, बाल विकास में विकास कब से कब चलता है? तो गर्भावस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। दो चीजें हमें डिनोट करना, गर्भावस्था से शुरू होता है और कहां तक चलता है? मृत्यु तक चलती है। इसके बाद विकास के साथ अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब क्या होता है? ग्रोथ, ग्रोथ भी जुड़ी हुई होती है। अक्सर विकास और वृद्धि में पूछा जाता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वह अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय सीमा तक चलती है। तो विकास के साथ साथ अभिवृद्धि ग्रोथ भी क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। पूछ लिया गया कि विकास के साथ क्या क्या जुड़ा होता है, तो अभिवृद्धि जुड़ी हुई होती है। फिर विकास के कारण कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न पूछ लिया गया कि बालक के कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है, किसके कारण? विकास के कारण होती है। यह पूछ लिया गया बालक के विकास के कारण क्या क्या होता है? कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, क्षमता में वृद्धि होगी, और चीजों में ऑप्शन दे दिया गया। ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विकास के कारण कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है, किसके कारण? विकास के कारण ही होती है। तो विकास का चैप्टर है बाल विकास का तात्पर्य, ये आपने समझ लिया। इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए वो पूछा जाएगा, और वही हम पूछेंगे जिस टॉपिक से पूछा जाता है, वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। तो प्यारे सभी शिक्षक बंधु से निवेदन है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स भी प्राप्त करिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए अजीब हमें संस्था को व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। यह संस्था का व्हाट्सएप नंबर, इसमें व्हाट्सएप करिए, आपको टीम हमारी फॉरवर्ड करेगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करिए और हमारे टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। टॉपर नोट्स जो है आपकी तैयारी को 15 से 20% और बेहतर कर देगी। उसमें जो भी इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है। चलिए अब बात करें विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्रमिक सतत बहुआयामी प्रक्रिया होती है। जो विकास की अवधारणा होती है क्रमिक होती है, सतत होती है और बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तीन, क्रमिक, सतत और बहुआयामी, तीन चीजों को लेकर इस टॉपिक में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक एवं भाषागत विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास। विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है। विकास जो है अपने आप में कैसा अर्थ रखता है? एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास एक आंतरिक प्रक्रिया भी हो। प्रश्न पूछ लिया जाता है विकास कैसी प्रक्रिया है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका जवाब होना चाहिए आंतरिक प्रक्रिया है। विकास में क्या क्या होता है? विकास में शारीरिक विकास भी होता है और क्रियात्मक विकास भी होता है।
इससे ज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, ये भी विकास से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक और सामाजिक, ये भी आपके विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, विकास से संबंधित जुड़ा हुआ है। इनसे संबंधित हम आगे एग्जाम में प्रश्न, इस चैप्टर में हम प्रश्न करेंगे। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति रूप में परिवर्तन। विकास का अर्थ क्या होता है साथियों? संपूर्ण आकृति रूप में परिवर्तन विकास का अर्थ होता है। विकास मतलब बालक के संपूर्ण रूप, व्यवहार, क्षमता और कार्य कुशलता में होने वाले परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। विकास किसे कहते हैं प्यारे साथियों? एग्जाम में आ गया, बालक के संपूर्ण रूप, व्यवहार, क्षमता और कार्य कुशलता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। हमें क्या याद रखना है इसमें? क्या पूछा जा सकता है कि विकास केवल आकार या वजन में वृद्धि नहीं होता। जो विकास हमेशा होता है आपके आकार या वजन से नहीं होता है। हमें क्या देखना है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास बराबर विकास होता है। बच्चे का विकास कैसा होगा? मानसिक विकास और शरीर विकास, ये दोनों जुड़कर बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। इन दोनों को जोड़कर हम विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए? सभी को समझना है, सभी को फीडबैक करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, और जितना बेहतर आप लोग ध्यान दे के समझेंगे उतना आप सभी लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। चलिए आइए ध्यानपूर्वक देखिए। अगला में ध्यान देना साथियों, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? ग्रोथ का अर्थ होता है मापे जा सकने वाले शारीरिक परिवर्तन को ग्रोथ कहते हैं। जो मापा जा सकता हो, जैसे लंबाई, वजन वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना, ये मापा जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक जो आकार होता है, लंबाई, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन होता है। प्रश्न आ गया कि बालक के आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन किस अवस्था में होता है? तब आपका जवाब होना चाहिए गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक ये चीजें होती है। क्या क्या? आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन, ये तीन चीज आपको ध्यान देना है। हो सके तो नोट्स बनाते जाइएगा, टॉपिक वाइज हम यूनिट वाइज क्लास होने वाली। फिर है अभिवृद्धि मुख्यतः क्या होता है? अभिवृद्धि मुख्यतः क्या होता है? शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है इससे रिलेटेड कि अभिवृद्धि जो है किससे संबंधित होगा, या शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। बाल विकास, अभिवृद्धि, मानसिक विकास, कुछ विकास दिया जाए तो अभिवृद्धि हो गई। शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित क्या हो जाएगा? आपकी अभिवृद्धि कहला जाएगी। तो अभिवृद्धि को हमें सही कर लेना है। फिर अगला कह रहा है इसकी सीमा का विकास की तुलना में अधिक सीमित है। जो इसकी सीमा होती है अभिवृद्धि की, यह विकास की तुलना में अधिक जो है सीमित होता है। क्या यहाँ पे? सीमित होता है। सीमित मतलब सारी चीज समझ गए होंगे आप। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं और समझते हैं। अगला यहाँ पे क्या दिया गया है? अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? अभिवृद्धि और विकास में परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तुलना हम आपको बताने वाले हैं। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन जिसमें आकार, लंबाई, वजन, सीमित क्षेत्र, आजीवन नहीं, बाह्य परिवर्तन, ये सारे क्या होते हैं? आजीवन नहीं चलता है, ये कोड वर्ड ध्यान देना है। अभिवृद्धि आजीवन नहीं चलती है, बाह्य परिवर्तन इसमें होता है, आकार, लंबाई में, वजन में होगा, सीमित क्षेत्र होगा। क्या क्या ध्यान देना है कीवर्ड में? ये केवल कीवर्ड बता रहा हूं, इन कीवर्ड से सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। अभिवृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होगा, आकार, लंबाई होगी, वजन, तीनों में परिवर्तन होता है, लेकिन क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। आजीवन नहीं चलता है, लेकिन बाह्य परिवर्तन इसमें होता है। वहीं पर विकास में अगर देखें, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों परिवर्तन आपके दिखाई देते हैं। व्यवहार, क्षमता में परिवर्तन दिखाई देगा, व्यापक क्षेत्र होता है, आजीवन प्रक्रिया चलती है और आंतरिक बाह्य दोनों प्रक्रियाएं होती है। तो दोनों चीजें जान लिया, अभिवृद्धि के बारे में और विकास के बारे में। ये कीवर्ड अगर आपने दिमाग में बैठा लिया,
ये कीवर्ड आप एग्जाम को फतेह करने के लिए, टीटी एग्जाम को फतेह करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है कि अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन है। एग्जाम में आ गया कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तब आपका जवाब होना चाहिए क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। इसमें एक आता है एकीकरण का सिद्धांत। क्रम मतलब क्या होता है? क्रम मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान देना, समझना है। एकीकरण सिद्धांत में पहले पूरा अंग बताया जाएगा, पहले पूरे अंग का विकास होता है, बाद में छोटे अंगों का नियंत्रण करना सीखता है। बच्चा पहले क्या करता है? एकीकरण क्रम के सिद्धांत पहले पूरे अंगों को नियंत्रण करेगा, फिर बाद में जो छोटे छोटे अंग होंगे उनका नियंत्रण करना सीखता है, वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है निरंतर का सिद्धांत। निरंतर में क्या होता है? विकास निरंतर चलता रहता है। विकास कैसे चलता है? विकास निरंतर चलता रहता है। विकास का क्रम जो होता है, विकास निश्चित क्रम में होता है। विकास का क्रम क्या होता है? कि निश्चित होता है। समान प्रतिमान अर्थात समान जाति के बच्चों में क्रम लगभग समान होता है। अगर समान जाति के बच्चे हैं तो उनका क्रम भी लगभग समान होगा। तो एकीकरण का सिद्धांत आपने पढ़ लिया, फिर दूसरा है निरंतर का विकास, विकास का क्रम आपने जान लिया और समान प्रतिमान आपने जान लिया। ये चार चीजें आपने जान ली। ठीक है, ये चार चीजें जानने के बाद हम बढ़ते हैं अगले पर। अगला हमारा क्या कह रहा है? परिमार्जन का सिद्धांत। परिमार्जन के सिद्धांत में विकास को दिशा और गति दी जाती है। प्रश्न आ गया कि विकास को दिशा और गति किस सिद्धांत में दी जाती है साथियों? तब आपका जवाब होना चाहिए वह परिमार्जन का सिद्धांत। फिर आ गया कि विकास सीधी रेखा में नहीं चक्राकार ढंग से होता है, वह चक्राकार प्रगति होता है। चक्राकार प्रगति में क्या होता है? विकास इसमें सीधी रेखा में नहीं होता। कैसे होता है? चक्राकार ढंग से होता है। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता, जो अक्सर इस टॉपिक से, इस लाइन से, इस सब से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता मतलब प्रत्येक बच्चे की विकास गति अलग होती है। प्रत्येक बच्चे की जो विकास गति अलग होती है। प्रश्न दे दिया गया कि चुन्नू, मुन्नू, सोनू की तीनों की विकास गति भिन्नता में होती है, एक समान नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? वह व्यक्तिगत भिन्नता कहला जाएगी। इसके बाद अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या आप सभी लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने की कोशिश में हैं? क्या आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन करना है? चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाए है कि बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोग बताइए बाल विकास की प्रक्रिया जो है कब से शुरू होती है साथियों? सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक सभी को बताना है और कमेंट करना है सभी लोगों को। चलिए आइए देखते हैं कितने यहाँ पे प्यारे साथी बता पा रहे हैं। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। चलिए, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन साथियों कह रहा है बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? बाल विकास की प्रक्रिया आपकी जन्म से शुरू होती है, या गर्भावस्था से होती है, या 3 वर्ष से होती है, या स्कूल से प्रारंभ होती है। 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को लेकर आप सभी लोगों को बताना है इनमें से कौन सा आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है और आंसर के लिए सभी को देखना है और हर क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बेहतर तैयारी के साथ अगर प्रिपेयर करेंगे तो बेहतर चीजें होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो सभी चीजें देख लिया आपने, सारी चीजें आ गई आपके समझ में। चलिए, तो हमारे उत्तर जान लीजिए कि बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो गर्भावस्था से शुरू हो जाती। कब से शुरू होती है बाल विकास की प्रक्रिया? गर्भावस्था से आपसे शुरू हो जाती है और कब तक चलती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, कब तक चलती है? जीवन पर्यंत आपकी जो गर्भावस्था की प्रक्रिया है, बाल विकास की प्रक्रिया है, वह चलती रहती है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विकास की प्रक्रिया, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है, अस्थाई, निरंतर, अचानक या सीमित। सभी को समय लेकर ध्यानपूर्वक कमेंट करना है और देखते हैं आप लोग कितना बेहतर कमेंट कर पाते हैं और कितनी सारी चीजें आपकी देखने को मिल रही। चलिए आंसर सभी लोग दीजिएगा फटाफट, जितना ज्यादा बेहतर देंगे आंसर आप लोग उतना बेहतर होगा। किस प्रकार की प्रक्रिया, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने क्या बताया, विकास अस्थायी नहीं होता है, वृद्धि अस्थायी होती है। यहाँ पे अगर पूछा जाए अस्थायी, इसमें से क्या हो जाएगी, जो वृद्धि होती है वह अस्थायी होती है, अचानक कोई वृद्धि नहीं होती है। लेकिन सीमित, जो वृद्धि का सीमित एरिया होता है, सीमित शब्द का होता है वृद्धि, और विकास क्या होता है, विकास असीमित होता है। अगर प्रश्न आ जाए विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास एक असीमित प्रक्रिया है। और विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर निरंतर जो शब्द दिया गया है, निरंतर वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है और आपके एग्जाम की वजह से संभावित प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपको ध्यानपूर्वक देखने के साथ कमेंट भी करना सभी लोगों को। ठीक है, हमारा क्या कह रहा है, अभिवृद्धि का संबंध किससे होगा, अभिवृद्धि का संबंध किससे है, मानसिक परिवर्तन से, सामाजिक परिवर्तन से, शारीरिक परिवर्तन से या व्यवहार के परिवर्तन हो जाए। सभी लोग बताइएगा। ठीक है, 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को देखना है और समझना है और आंसर बताना है। चलिए सभी लोग बताइए, आंसर आ चुका है, आंसर हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आंसर क्या कह रहा है, आंसर कह रहा है अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक परिवर्तन से होता है। अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक परिवर्तन से होता है। क्योंकि जो मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन में देखें तो मानसिक परिवर्तन मुक्त है विकास की व्यापक अवधारणा में आता है। किसमें, जो विकास की व्यापक अवधारणाएं आती हैं उसमें हमारा मानसिक परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन किसमें आता है, जो जो आपका सामाजिक परिवर्तन होता है साथियों, वह आपके मित्रता, सहयोग आदि सामाजिक विकास से संबंधित होता है। और शरीर परिवर्तन अभिवृद्धि से हो जाएगा। और व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन मतलब क्या होता है, ये विकास अधिगम से संबंधित होता है। व्यवहार परिवर्तन जो होगा वह आपके विकास और अधिगम, विकास और आपके अधिगम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विकास किससे संबंधित होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन से, केवल मानसिक परिवर्तन से, शारीरिक और मानसिक दोनों से, या केवल सामाजिक परिवर्तन से। अब ऑप्शन देके कई सटीक आंसर कैसे लगाएंगे, सीडीपी पेडागोजी में जहां पर केवल शब्द आए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हमारा दिया गया है, केवल जो होता है हमेशा निगेटिव कहलाता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, क्योंकि पेडागोजी में केवल सब निगेटिव है, हमें ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विकास किससे संबंधित होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों से संबंधित होता है। एग्जाम में प्रश्न आए तो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि विकास में शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषागत, संवेगात्मक पक्ष सारा कुछ इसमें शामिल होता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विकास किस दिशा में होता है, समान से विशिष्ट, विशिष्ट से समान, नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं होता है। तो विकास जो होता है वह किस दिशा में होता है, सभी लोग बताइए। जो विकास होता है किस दिशा में होता है, विकास हमेशा होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है, विकास अक्सर कैसे किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है, समान से विशिष्ट प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए।
और समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन है, सभी को समझना है और समझ समझ के ही कमेंट करना है हर ऑप्शनों को। चलिए सभी लोग फटाफट लगाइए और बताइए हमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए सटीक आंसर बताइएगा। आपके स्क्रीन पर आंसर आ चुका है कि विकास किस दिशा में होता है, तो विकास अक्सर समान से विशिष्ट की ओर होता है, हम आपको बता ही चुके हैं। विकास कैसा होता है, समान से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो विकास हमारा समान से विशिष्ट हो गया, नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी विकास के बारे में देखा जाए तो। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समान से विशिष्ट इधर राइट आंसर हो गया, क्योंकि बालक पहले समान व्यापक जो क्रियाएं हैं वो करता है और बाद में अधिक विशिष्ट सूक्ष्म जो संक्रियाएं उनको नियंत्रण करना सीखता है। तो राइट आंसर समान से विशिष्ट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा पास करना, सर्वांगीण विकास करना, नौकरी पाना या अंक प्राप्त करना। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, सभी आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी ब्रदर सिस्टर ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है, परीक्षा पास कराना निगेटिव हो गया, नौकरी पाना निगेटिव हो गया, अंक प्राप्त करना निगेटिव हो गया, ये निगेटिव वर्ड हमें पहचानना है। विकास का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना हो जाएगा। ये आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, तो अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इनमें से कौन कौन से कहलाते हैं। क्या वह वंशानुक्रम है, क्या वह वातावरण है, क्या वह पोषण है, या ये सभी हो जाएंगे। आप सोचिए खुद कि बाल विकास को कौन कौन जो है प्रभावित कर सकता है, विकास को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो विकास को देखिए वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। अब आप बोलेंगे वंशानुक्रम कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि वंशानुक्रम बच्चे को जन्मजात विशेषताएं और जो संभावनाएं हैं वह प्रदान करती हैं, वह कौन सा कहलाएगा, वंशानुक्रम कहलाएगा। वातावरण, बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, बच्चे को अगर इन्वायरमेंट बेहतर दिया जाएगा तो बेहतर बच्चा सीखेगा। पोषण, अगर बच्चे को अच्छा पोषण खाना पीना दिया जा रहा है तो शारीरिक विकास बेहतर होगा, सारी चीजें बेहतर होगी, निरोगी होगा। इसके बाद है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसलिए हम क्वेश्चन भी करते हैं क्लास के बाद, अगर क्लास के साथ साथ क्वेश्चन कर लेते हैं तो बेहतर आपका हो जाता है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाती। तो विकास का संबंध किससे होता है, मात्रात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से, या कोई नहीं। तो विकास का संबंध किससे होगा, सभी लोग बताइए। विकास का संबंध देखिए मात्रात्मक परिवर्तन से भी होता है, गुणात्मक परिवर्तन, इन दोनों से आपका विकास का संबंध होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मात्रात्मक परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सोच, व्यवहार, मात्रात्मक परिवर्तन में क्या आएगा, ऊंचाई, वजन आएगा। मात्रक में क्या आ जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई शब्द आए, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ अगर वजन शब्द आ जाए, ऊंचाई वजन में वृद्धि है तो मात्रात्मक कहलाएगा। गुणात्मक परिवर्तन में क्या क्या चीजें आएंगी, गुणात्मक में आपका सोच, व्यवहार, भाषागत क्षमता, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सोच आ जाएगा आपका, व्यवहार आ जाएगा, भाषागत विचार आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे किस में आ जाएंगे, गुणात्मक परिवर्तन में आ जाएंगे। सामाजिक और आदमी गुणात्मक पक्ष होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बालक पहले सिर को नियंत्रित करता है, पैरों को, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। बालक पहले क्या करता है, सिर में नियंत्रण करना सीखता है, और सिर में नियंत्रण करने के बाद फिर बालक क्या करता है, अन्य चीजों पर नियंत्रण करना सीखता है। वह आपका कौन सा सिद्धांत कहला जाए, सभी लोग बताइए। ध्यानपूर्वक सभी लोगों को बताना है और फीडबैक भी करना है। तो अगला प्रश्न है, बालक पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर पैरों को, यह किस विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो यह हमारा कौन सा कहलाएगा, तो बच्चा अगर पहले सिर को नियंत्रित करना है वह कहलाता है सिफेलोकाउडल का सिद्धांत। सिफेलोकाउडल का अर्थ ही होता है सिर से पैर की ओर का विकास। और आपका जो
प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल डिस्टल जो सिद्धांत होता है, ये जो सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर के केंद्र से बाहरी ओर, मतलब बालक का विकास शरीर के केंद्र से जब बाहरी की ओर होता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है, ठीक है। अगर हमारा होता है तो शरीर के केंद्र से बाहरी की ओर हो रहा है, मतलब प्रॉक्सिडिस्टल सिद्धांत कहला जाएगा। इसके बाद अगर हम जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत, जो निरंतरता का सिद्धांत होता है ये विकास को लगातार चलने पर जोर देता है। विकास अगर लगातार चल रहा है मतलब निरंतरता का सिद्धांत है। और जो व्यक्तिगत सिद्धांत होता है मैं बता ही चुका हूँ, ये बच्चों के विकास में अंतर को बताता है कि बच्चों में विकास में अंतर क्या बताएगा? बच्चों में विकास को क्या डिफिनेशन करता है? अंतर को डिफिनेशन करता है। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी तो बच्चे जो होंगे अलग अलग सीखेंगे। कोई कम समय में सीख जाएगा, कोई एक बार में सीख जाएगा। आप जब 2 बार बनाएंगे, कुछ बच्चे 2 बार में सीखेंगे, कुछ बच्चे 3 बार में सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 2 3 4 दिन लगातार बताएंगे तब सीखते हैं। तो अंतर चलने का ये सारी चीजें समझ लेना। फिर आप देखिएगा अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत किसमें होता है? सिफेलोकाउडल, प्रॉक्सिडिस्टल, निरंतर, समान। अब केंद्र से बाहर की ओर बताना है, तो केंद्र से बाहर की ओर मैंने बताया ना, केंद्र से बाहर की किस में होता है? प्रॉक्सिडिस्टल में होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र या निकट भाग का सिद्धांत हमारा कहलाता है। अभी हमने पूरा डिटेल से पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। फिर अगला है अधिगम क्या कहलाता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन या भावात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो अधिगम क्या कहलाएगा? सभी लोग बताइएगा, अधिगम क्या कहलाता है? अधिगम मतलब सीखना, और सीखना हम कैसे सीखते हैं? व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन होगा तो अधिगम कहलाएगा, अस्थायी में नहीं कहलाएगा। शारीरिक परिवर्तन को हम अधिगम नहीं बोलेंगे, ना ही भावात्मक परिवर्तन को बोलेंगे। हम व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं हम उनको अधिगम बोलते हैं, क्योंकि अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम से संबंधित होता है। इसलिए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सही हो जाएगा। अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अस्थायी जो परिवर्तन कहलाता है वह आपके थकान या किसी अस्थायी स्थिति से आया परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाता है। शारीरिक परिवर्तन को हम केवल लंबाई और वजन, अधिगम को हम नहीं मानेंगे। केवल आपके लंबाई और वजन में हो गई तो उसको हम अधिगम मान लेंगे, नहीं। भावात्मक जो अगर आपके परिवर्तन होता है, भावात्मक परिवर्तन अधिगम का एक संभावित परिणाम हो सकता है, लेकिन अकेले इस अधिगम की परिभाषा से आप अधिगम को नहीं कह सकते। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न कि अधिगम किससे होता है? अनुभव, अभ्यास, वातावरण या सभी? देखिए अधिगम हम कैसे, लर्निंग हम किससे सीख सकते हैं? तो लर्निंग हम अनुभव के द्वारा भी सीखा जा सकता है, अभ्यास के द्वारा भी सीखा जा सकता है, और जहाँ पे बच्चा रह रहा हम रह रहे उस वातावरण के द्वारा भी सीख सकते हैं। तो मतलब अधिगम इन तीनों के द्वारा सीखा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन हमारा दिया गया है वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि अब प्रत्यक्ष अनुभव सीखने में महत्वपूर्ण अनुभव, तब अगर प्रत्यक्ष सीखना हो तो अनुभव बेहतर है। अनुभव चाहिए तो प्रत्यक्ष सीखिए। अभ्यास से कौशल में सुधार, सीखने की स्थिरता आती है। और वातावरण से क्या होता है? वातावरण सीखने के अवसर और परिस्थितियां जो है प्रदान करता है। वातावरण क्या करता है? सीखने के अवसर और जो परिस्थितियां होती हैं उनको प्रदान करता है, वह आपका वातावरण होता है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है इस पर हमारा सही हो जाएगा। अधिगम और विकास का संबंध कैसा होता है? कोई संबंध नहीं है, परस्पर संबंध है। केवल आंशिक है या केवल मानसिक है? केवल निगेटिव कोई नहीं, बचता है बी ऑप्शन, परस्पर संबंध। अर्थात अधिगम और विकास का संबंध कैसा होता है? परस्पर संबंध कहलाता है। ठीक है, नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई। बच्चे का विकास उसकी सोच की क्षमता को प्रभावित करता है और सीखने का अनुभव विकास को जो है बढ़ाता है। तो परस्पर संबंध इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बालक कैसे सीखता है? अनुभव से, खेल से, वातावरण से या इन सभी से? तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी को माता पिता को प्रणाम करते हैं, आप सभी को नमस्कार करते हैं। साथियों बालक कैसे सीख सकता है? बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चा है, बच्चा कैसे सीखेगा? भैया आपसे अनुभव लेगा, माता पिता को देखेगा, शिक्षकों को देखेगा, अपने आसपास के लोगों को देखेगा, उनसे अनुभव लेके सीखेगा। बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है कि टीम भावना बनाकर कोई चीज प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वातावरण से जहाँ बच्चा रह रहा है उसका क्या परिवेश है, क्या भाषा है, उससे भी बच्चा सीखता है। ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हमारे सही हो जाएंगे कि बालक कैसे सीखेगा।
बालक इन सभी से सीखेगा। ठीक है, अनुभव मतलब क्या होता है, करके सीखना, करके सीखना बालक सीखता है, तो वह अनुभव से सीखना कहला जाता है। ठीक है, और खेल में विशेष तौर पर एनसीईआरटी फाउंडेशन स्टेज में आपका खेल से संबंधित दिया जाता है, तो बच्चा खेल से भी सीखता है। और वो इन्वायरमेंट जहाँ बच्चा रह रहा है, वो बच्चा इन्वायरमेंट से भी सीखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बालक अपने आसपास के वातावरण में निरंतर सीखता है, वो हमारा वातावरण कहलाएगा। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, अस्थायी होती है, सीमित होती है, जीवन भर चलती है, अचानक चलती है। खुद सोचिए, अगर आपको अधिगम करना हो, सीखना हो, तो इस सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है। अस्थायी हो सकती है, सीमित हो सकती है, जीवन भर चल सकती है, या अचानक होगी। खुद जो थोड़ा बहुत जो है अपने दिमाग में जोर डालना चाहिए। कहते हैं दिमाग हमारा रबड़ है, और रबड़ को जितना खींचेंगे उतना ज़्यादा उसमें इलास्टिक होती है। दिमाग में हमारा भी इलास्टिक है, थोड़ा जोर डालिए अपने माइंड की मेमोरी पर और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि अधिगम की प्रक्रिया कैसी चलती है। तो अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। आप कभी कितने भी बूढ़े हो जाएं, आप सीखना नहीं भूलेंगे। तो इसलिए जीवन भर जो आपका ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम समानतः अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन में जोड़ते हैं, तो अस्थायी नहीं होगा। अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है, अधिगम की प्रक्रिया आपकी स्थायी होगी। अगर यहाँ पे स्थायी होता तो सही होता। सीमित, अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, सीमित होती है, सीमित नहीं होती। आपके अंदर क्षमता है तो आप कितनी भी अधिगम चीजें सीख सकते हैं। जीवन भर चलती है, अचानक कोई भी चीज अधिगम आप अचानक नहीं सीख सकते। अधिगम को जो है अचानक नहीं सीखा जा सकता है। अधिकांश अधिगम किससे सीखा जा सकता है, अनुभव और अभ्यास से। किससे सीखा जा सकता है, अनुभव और अभ्यास के द्वारा जो है अधिगम सीखा जा सकता है। तो अनुभव और अभ्यास चीज यहाँ पे सीखेंगे, ना कि अचानक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जीवन भर जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है बालक सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। बालक जो सीखता है उस प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या होगा, क्या वह रुचि होगी, दबाव होगा, दंड होगा, या भय होगा। अब इसमें सोचिए, एक पॉजिटिव दिया गया, बाकी सारे निगेटिव दिए गए हैं। पेडागोजी में दबाव नहीं डाला जा सकता, ना ही दंड देंगे, ना ही भय दिखाएंगे। हम क्या बच्चे में रुचि पैदा करेंगे। जब बच्चे में रुचि पैदा करेंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा, क्योंकि इसी ध्यान और सक्रिय में रुचि से क्या होता है, ध्यान और सक्रिय में क्या है, सहभागिता बढ़ती है। ठीक है, अगर अब बच्चे को हम अत्यधिक दबाव देंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वह आनंद अधिगम आधारभूत नहीं रह पाएगा। अगर बच्चों को दंड दिया जाएगा तो दंड सीखने का सर्वोत्तम माध्यम नहीं माना जाता है। जो भय, अगर डर दिखाया जाए, भय वही है, तो भय मुक्त वातावरण सीखने के लिए अधिगम अनुकूल होता है, तो भय नहीं होगा। कैसा होना चाहिए वातावरण, भय मुक्त। अगर भय मुक्त ऑप्शन होता तो ये पॉजिटिव होता। भय मुक्त वातावरण देना बालक की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि विकास का परिणाम क्या होगा। व्यवहार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन। आप खुद सोचिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी लोग शिक्षक बंधु हैं। तो विकास का परिणाम यानी विकास परिणाम, आप जब एग्जाम देंगे उसका परिणाम क्या होगा, उसमें क्वालिफाइड लिखा रहेगा। उसी प्रकार से जो विकास होता है उसका परिणाम व्यवहार परिवर्तन, आकार परिवर्तन, वजन परिवर्तन, ऊंचाई परिवर्तन क्या हो सकता है। खुद सोचिए विकास का परिणाम क्या होगा। विकास का परिणाम होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, कहीं ना कहीं आपके विकास है। क्योंकि विकास के साथ बच्चे की क्षमता क्या क्या होती है, विकास के साथ बच्चे की क्षमता और बच्चे का व्यवहार, बच्चे की क्षमता और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसके सोच और कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं, उसके सोच और कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं। कब, जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है, पॉजिटिव होता है। आकार की बात करें तो आकार केवल वृद्धि, लंबाई और ऊंचाई ही कहलाएगा। अगर लंबाई ऊंचाई है तो आकार कहलाएगा। केवल इसमें आकार में क्या चीजें आती हैं, आकार में दो ही चीजें आती हैं, बच्चे की लंबाई और बच्चे की ऊंचाई, दो चीजें आपकी डिफिनेशन में होती है। वजन परिवर्तन वही हो गया, ऊंचाई में परिवर्तन वही हो गया, आकार में तीनों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्यवहार में परिवर्तन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विकास का मुख्य आधार क्या होता है। कहते हैं हमारे देश का विकास नहीं हुआ, हमारे राज्य का विकास नहीं हुआ, हमारे जिले का विकास नहीं हुआ, हमारे गांव के विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बन रही। हम चिल्लाते रहते ना, जनता चुनाव जीतने के बाद बोलते हैं चुनाव जीत जाते हैं, हमारे नेता नहीं आते, विकास नहीं होता। उसी प्रकार से बच्चे का है कि विकास का मुख्य आधार क्या होता है। क्या वह वंशानुक्रम है, वातावरण है, दोनों है, या कोई नहीं। देखिए विकास वंशानुक्रम का भी, जीन्स का भी फर्क पड़ता है, उसके माता पिता दादा दादी कहाँ कैसे है, जीन्स का विकास का मुख्य आधार होता है। और वातावरण पड़ता है। आप सोचिए
हर राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, वातावरण एनवायरनमेंट चेंज है, तो अलग इसका इफेक्ट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमारा भारत देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे राज्य हैं, आपको देखने को मिल जाएगा वातावरण बेस्ट परिवर्तन है। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चारों दिशाओं में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वातावरण का इफेक्ट पड़ता है विकास का मुख्य आधार। तो वंशन कम वातावरण दोनों हमारे हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बाल विकास किस प्रकार का विकास होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, पढ़ने में सिंपल है लेकिन जब इसका जवाब जानेंगे वह कठिन हो जाता है। किस प्रकार से कि बाल विकास किस प्रकार का विकास है, आंशिक, समग्र, सीमित या स्थायी। देखिए बाल विकास का विकास तो सीमित हो नहीं सकता है, अस्थायी भी नहीं होगा। समग्र विकास, बाल विकास किस प्रकार का होगा, समग्र हो सकता है। अब आंशिक दोनों पॉजिटिव दिए गए, जब दो दो चीजें दो दो ऑप्शन आपस में लड़ाई करने लगे तो कौन से ऑप्शन को हम चयन करेंगे। विकास, बाल विकास किस प्रकार का विकास कहलाता है, तो बाल विकास कहीं ना कहीं मेरे प्यारे मित्र सभी लोग जानते हैं विकास कैसा होता है, समग्र विकास होता है। समग्र विकास में मतलब क्या होगा, समग्र विकास में जिसमें आपके शारीरिक विकास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शारीरिक आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास आ जाएगा, शारीरिक विकास आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास आ जाएगा, सामाजिक विकास आ जाएगा, भाषागत विकास आ जाएगा, ये सारे आ जाएंगे। तो सामाजिक विकास आ गया, भाषागत विकास आ गया, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके, ये सारे आपके समग्र विकास कहला जाएंगे, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विकास की गति कैसी होती है, समान होती है, अलग अलग होती है, स्थिर होती है, अचानक होती है। और इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं और ये आए हुए प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखना है, संभावित प्रश्न है, इसी से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विकास की गति कैसी होती है, तो विकास की गति प्यारे मित्रों सभी लोग जानते हैं विकास की गति डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि विकास सभी बच्चे एक समान से नहीं सीख सकते हैं, सभी बच्चे एक समान से बोल नहीं सकते हैं। किसी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ाएंगे कुछ बच्चों को समझ में आएगा, 2 बार पढ़ाएंगे और बच्चों को समझ में आएगा, 3 बार पढ़ाएंगे और बच्चों को समझ में आएगा, कुछ हो सकता है उस दिन दूसरे दिन भी पढ़ाना पड़े बच्चों को समझाने के लिए। तो अलग अलग चीजें होती हैं, अलग बुद्धिमत्ता होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चा अपना गति से अपनी गति से विकसित होता है और एनसीईआरटी भी इस पर स्पष्ट कर चुका है प्यारे मित्रों, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी पहली क्लास रही, जो यूनिट वाइज हम क्लास अब स्टार्ट कर दिए हैं, तो सभी लोगों को ध्यान देना है हर क्लास में, और हर क्लास को हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि हर क्लास को आपके अकॉर्डिंग क्लास लाया जाए, वो क्लास लाया जाए ताकि आपकी टीटी एग्जाम बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग फतेह कर पाएँ। तो हर क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है, और हमारी टीम भी है, आप सभी लोगों को देखना है। हमारी टीम आ चुकी है और हमारी टीम सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, आपके लिए मेहनत दिन रात कर लेते हैं। धन्यवाद सभी का। वीडियो को लाइक शेयर और अपनी टीटी फैमिली से जुड़ना मत भूलिएगा। ये हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम है जिसमें आप सभी लोग देख पा रहे हैं मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, जीके जीएस एसएसटी के एक्सपर्ट हैं, सीडीपी के एक्सपर्ट, इंग्लिश एक्सपर्ट, साइंस एक्सपर्ट, हिंदी एक्सपर्ट, सारे टीचर जो एक्सपर्ट हैं और आपको बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम को फतेह करने के लिए, टीटी एग्जाम को फतेह करने के लिए जोरदार कोशिश में लगे हुए हैं ताकि आपका सपना साकार हो सके, क्योंकि हमारा सपना है आपका सपना साकार करना। तो जब आपका सपना साकार होगा तो हमारा सपना अपने आप साकार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, और अगली क्लास पे एक लाइन बोलना चाहूँगा कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, केवल वीडियो देखने से, सुनने से आप एग्जाम फतेह नहीं कर सकते। अर्थात सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम बढ़ाना ही पड़ता है। तो आइए चलिए मिलकर बढ़ाते हैं, सपने को साकार करते हैं, टीटी एग्जाम को फतेह करते हैं और आपके माता पिता के सपने को साकार करते हैं, आपके सपने को साकार करते हैं। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।